बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो सेकंड चैप्टर ख़त्म होने के बाद अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो पहले शार्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो शार्ट क्वेश्चन देखें, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप स्क्रीन पे साथ साथ देखते रहिए। तो पहला शार्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक बात याद रखिए बेटा कि जब भी आपसे कहा जाए डिफाइन कीजिए, तो डेफिनेशन के साथ साथ अगर उसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म है, इक्वेशन है, तो वो लाजमी लिखना है। और साथ में अगर कोई डायग्राम भी है जिसके बनाने से जवाब ज़रा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए, तो वो आपने लाजमी बनाना है। उसका वेटेज होता है, चाहे ना पूछा हुआ हो। आपने अपना जवाब बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर करना है कि देखने वाले को, चेक करने वाले को जहमत ना करना पड़े, दिमाग पे जोर ना देना पड़े उसे। अच्छा जी, तो यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई गर्ज नहीं होती हमें। इट इज़ नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड और ओनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए देखें, ये लिखा हुआ है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर, ये जो भी हाईलाइट किया है आपके सामने। दिस एम्प्लाइज दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर क्या है जी? पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के लिहाज से किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करे। ये वो वेक्टर है जिसकी टेल हमेशा ओरिजिन पे होती है और पोजीशन वेक्टर को हमेशा आर वेक्टर से लिखा जाता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है जी? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू। ये उसकी इफेक्टिव वैल्यू है या प्रोजेक्शन है किसी वेक्टर का इन अ गिवन डायरेक्शन। एक वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एन कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्लेन में 2 होंगे और स्पेस में 3 होंगे। लाइन पे है, 1 डायमेंशन में है, तो एक ही कंपोनेंट होगा, वो वेक्टर फिर खुद ही कंपोनेंट होगा। वैसे अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की शर्त ना हो तो फिर बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं एक वेक्टर के। अच्छा जी, दूसरा जनाब, वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट। 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो है, यानी रिजल्टेंट नल वेक्टर है। ओरिएंटेशन क्या है? देखिए, वेक्टर को जब ऐड करते हैं, हेड टू टेल ऐड करते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर होता है पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला। तो अगर आप 3 वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो उसका मतलब है जैसे ये फिगर 3 में आपको नजर आ रहा है, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल और वेक्टर बी के हेड के साथ वेक्टर सी की टेल है, और वेक्टर ए और सी यानी पहला और आखिरी वेक्टर इनकी हेड और टेल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो रिजल्टेंट के लिए गुंजाइश ही कोई नहीं बची, रिजल्टेंट जीरो है। ये ट्राइएंगुलर फॉर्म में इनकी ओरिएंटेशन होगी 3 वेक्टर्स की, तब रिजल्टेंट जीरो होगा, मतलब नल वेक्टर होगा। तीसरा शार्ट क्वेश्चन जनाब, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ए बी सी रिजल्टेंट नल वेक्टर है, ये बोल्ड करके लिखे गए हैं, ये वेक्टर के तरीके से लिखे गए हैं। तो ये या तो आपने जब लिखना है तो नॉर्मल तरीके से लिख के ऊपर वेक्टर का साइन डालना है। यहाँ वेक्टर का साइन इसलिए नहीं डाला हुआ, फिगर में डाला हुआ है, यहाँ पे इसलिए नहीं डाला हुआ लिखते हुए क्योंकि बोल्ड करके लिखा गया है। तीसरा जी, तो जनाब वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। चलो ठीक है जी, वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है। ये फिगर 4 में जनाब इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ होगा। हाँ जी, तो जनाब वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में पाया जाता है। फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, इस वेक्टर ए की कौन सी सिमत के लिए विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव तब होंगे अगर रिजल्टेंट वेक्टर पाया जाएगा, यानी वेक्टर पाया जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी एक्स प्राइम वाई प्राइम वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। एक हिस्से का जवाब हो गया। फॉरवर्ड ओरिएंटेशन कौन सी सिमत के लिए विल बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स हैव नेगेटिव साइन। दोनों कंपोनेंट नेगेटिव साइन ही, अपोजिट साइन। तो कौन सी ओरिएंटेशन के लिए, वेक्टर की कौन सी सिमत के लिए इसके दोनों कंपोनेंट अपोजिट साइन वाले होंगे। यानी अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव है तो वाई नेगेटिव। एक कंपोनेंट पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ये होगा जनाब सेकंड
क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिगर 5 में देखें फोर्थ क्वाड्रेंट है, फिगर 6 में देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव। इसके दोनों कंपोनेंट अपोजिट साइन वाले होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन देखें। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि जीरो नहीं है, एक कंपोनेंट ऐसा है जो कि जीरो नहीं है। क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है? ठीक है, एक वेक्टर के कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, हम प्लेन में उससे कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक जीरो नहीं है। फर्ज करें एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं है, तो अगर वाई कंपोनेंट जीरो हो भी जाए, तो ये वाली देखिएगा यहाँ पे वाई कंपोनेंट जीरो हो भी जाए तो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट तो बच गया ना, तो वो वेक्टर अब जीरो मैग्नीट्यूड वाला नहीं है, नॉन जीरो है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट तो है ना जो जीरो नहीं है, तो कुछ तो है। पांचवा जनाब यारी देखिएगा, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? क्या है कि वेक्टर का कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में उससे बड़ा हो सकता है? इसका जवाब जरा ट्रिकी सा है, दो तरह से आप जवाब दे सकते हैं। या तो आप सिरे से मुकर जाए कि जनाब इसका कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और फिगर 8 बना दीजिए रेफरेंस के तौर पे। यहाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वेक्टर की मैग्नीट्यूड से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इसके साथ साथ आप फिगर 7 देखें, इसमें आर वेक्टर रिजल्टेंट है और ए और बी इसके कंपोनेंट हैं। तो आप देखें ए और बी बड़े बड़े कंपोनेंट हैं, इनकी मैग्नीट्यूड आर से ज़्यादा है। जहां कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट से ज़्यादा है, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, और ये इफेक्टिव वैल्यू आर, अब देखिए रिजल्टेंट के मुकाबले में कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो हो गई है, तो क्या कंपोनेंट बड़ा हो गया? मैग्नीट्यूड बड़ी हुई है उसकी, लेकिन डायरेक्शन भी अगर साथ में इंक्लूड करके देखें तो इफेक्टिव वैल्यू उसकी कम ही है रिजल्टेंट से। उस सिमत में, रिजल्टेंट की सिमत में उसकी इफेक्टिव वैल्यू थोड़ी है। तो एक वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड वेक्टर से ज़्यादा हो सकती है अगर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। तो इफेक्टिव वैल्यू, अगर सवाल है क्या इफेक्टिव वैल्यू ज़्यादा हो सकती है? नहीं, इफेक्टिव वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। छठा जनाब, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू? क्या वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं जनाब, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती। हालांकि हमने ये कहा हुआ है कि एक वेक्टर का, मसलन अभी थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि एक वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, उनके साइन अपोजिट है, एक कंपोनेंट पॉजिटिव है, एक कंपोनेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब है जो नेगेटिव कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गई? नहीं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हुई। अगर मैग्नीट्यूड -5 है ना, तो मैग्नीट्यूड असल में 5 है। नेगेटिव क्या बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्स की सिमत में है या नेगेटिव वाई एक्स की सिमत में है। नेगेटिव ओनली उसकी डायरेक्शन बता रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। 5 रुपए 5 रुपए हैं, चाहे वो मैंने आपको देनी हो चाहे वो आपने मुझे देनी हो। हालांकि मैंने आपको देनी हो तो ये बहुत दिल घटने वाली बात है और बुरी बात है, आपने मुझे देने हो तो बिस्मिल्लाह, जब मर्जी आप मुझे दे दें, अच्छी बात है। लेकिन वो है वही 5 रुपए। अब मेरी तरफ से आपकी तरफ जाने हैं तो नेगेटिव, आपसे मेरी तरफ को आना है तो बिस्मिल्लाह पॉजिटिव। तो ये सिर्फ डायरेक्शन को जाहिर करता है जो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन है, अदरवाइज न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी। 7वां जनाब वाली देखें, इफ ए प्लस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जमा करें, जवाब आ जाए 0। इसका मतलब है ये दो ए इज इक्वल टू -b। इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इनके कंपोनेंट्स क्या होंगे? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो उनके कंपोनेंट भी मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तब ही ये पॉसिबल है। दो खानदान अगर आपस में दुश्मन हैं तो वो बच्चों को भी नहीं मिलने देते। खबरदार, फलानी बुकी दे कर गया तो लत्ता बढ़ दूँ, या फलाने मामे दे कर गया तो खबरदार। तो उनकी भी नस्ल दर नस्ल चलने वाली होती है दुश्मनी। 8वां जनाब वाली, ये भी जरा गौर से देखिएगा, आप दो तरह से हल कर सकते हैं इसको। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, वो कौन से हालात हैं जिनके तहत एक वेक्टर के कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकते हैं? एक वेक्टर के कंपोनेंट, फिगर में देखें, फिगर 9 आपके सामने है बेटा। वेक्टर ए के दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई।
तो आपस में ये बराबर ए एक्स और ए वाई, एक्स और वाई कंपोनेंट आपस में बराबर करने हैं। कब होंगे? देखिए अगर एक्स और वाई आपस में बराबर हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है ओ एम पी, इसमें बेस और परपेंडिकुलर, ओ एम बेस एम पी परपेंडिकुलर। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर हों, जैसे यहाँ पे ओ एम और ओ एम पी आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर ए एक्स और ए वाई बराबर हैं तो ए वाई के सामने वाला एंगल, वो जिस पे एरो लगा के ओ वाला आपके सामने है वो भी, और ए एक्स के सामने वाला एंगल पी, ये आपस में बराबर होंगे। तो ट्राइंगल के हैं बेटा जी 3 एंगल, तीनों को जमा करें जवाब आता है 180। एक एंगल तो हो गया 90 का, बाकी दो बराबर बराबर 45 45, 90 90 180। लो जी, अगर दो कंपोनेंट वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपस में बराबर हैं तब ये वेक्टर एंगल 45 बना रहा होगा। आप एक और तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डायग्राम बना के ग्राफिकली बताया गया है। आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा में ए तो दोनों में है ही है, थीटा 45 के एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो ए कॉस 45 और ए साइन 45 जवाब सेम है। आप वो लिख के भी बता सकते हैं। नौवां मुअज़्ज़ज़ ख़ातीनो हज़रात की कहता, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है कि आप वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकें? ये हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू वाले लेक्चर्स में ही कि ये पॉसिबल नहीं है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती। ऐड होने के लिए वेक्टर वेक्टर में ऐड होगा, स्केलर स्केलर में ऐड होगा। ना सिर्फ ये कि वेक्टर वेक्टर में, स्केलर स्केलर में, बल्कि अपने जैसे वेक्टर में या अपने जैसे स्केलर में ही ऐड होगा जनाब। 10वां भी इससे मिलता जुलता है। कैन यू ऐड जीरो टू नल वेक्टर? नो, नेवर। जीरो रिप्रेजेंट्स स्केलर फैमिली, नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेक्टर फैमिली। ये दोनों जमा नहीं हो सकते, हालांकि हैं दोनों नलायक भांडे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की जीरो है, लेकिन एक वेक्टर है एक स्केलर है, तो ये दोनों आपस में जमा नहीं हो सकते हैं। 11वां जनाब यानी देखें, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, क्या इनका सम जीरो है? जनाब आली ऐसा है कि आगे आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे के समझाऊंगा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो होने के लिए मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ये बात हम यहाँ पे नल वेक्टर डिस्कस किया था सिलेबस में, वहाँ पे भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था a माइनस ए इक्वल टू जीरो। तो रिजल्टेंट जीरो तब होगा अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर और दो वेक्टर्स को जमा करने से जवाब कम से कम या मिनिमम जवाब तब आएगा अगर वो अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, देखिए डायग्राम देखिएगा, फिगर 10 देखें, वेक्टर ए सॉलिड लाइन से बनाया हुआ है, वेक्टर बी उसके अपोजिट है और डॉटेड लाइन से है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए की टेल से लेकर बी के हेड तक, थोड़ी सी जहाँ पे ए लिखा नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको, इसके ऊपर वाला हिस्से में, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड बन जाएगी, बस इतनी। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। अनइक्वल वेक्टर कम से कम 3 होंगे तो रिजल्टेंट जीरो होगा। इक्वल वेक्टर, इक्वल और अपोजिट वेक्टर 2 होंगे, जो इक्वल और अपोजिट होंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो या नल वेक्टर, बेहतर है कि हम कहें। तो अनइक्वल वेक्टर कम से कम 3 हो तो रिजल्टेंट नल वेक्टर या जीरो होगा, और मैग्नीट्यूड में बराबर अगर वेक्टर हैं दो तो फिर वो डायरेक्शन में अपोजिट या एंटी पैरेलल होंगे, तब रिजल्टेंट जीरो या नल वेक्टर होगा। ये हो गया जनाब यारी 11वां शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम 12वें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो जनाब 12वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? ये कह रहा है जनाब आली के शो दैट, प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए जनाब? सम एंड डिफरेंस ऑफ, सम एंड डिफरेंस, सम जमा करें एंड डिफरेंस और सबट्रैक्ट करें किनको? दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं और जिनकी लंबाइयां बराबर हैं, दो वेक्टर जिनकी लंबाइयां बराबर हैं और आपस में
परपेंडिकुलर हैं। चलिए जनाब बनाते हैं दो वेक्टर ए और बी कह लीजिए। वेक्टर ए मैं देख के हम चाकी मार के स्क्रीन में नज़र आ रहा है सही कि नहीं, थोड़ा सा डिम है तो मैं ज़रा डार्क रेड कलर की डार्क लिपस्टिक इस्तेमाल करता हूँ। लो जी, तो जनाब एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं और लंबाइयां बराबर हैं। ठीक है, अब मसला क्या, दो परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ, लंबाइयां बराबर हैं जनाब आली इनकी, तो फिर क्या है जी, इनका सम और डिफरेंस, इनका सम लीजिए। सम ऐसे ही हेड टू टेल रूल से जमा कर लीजिए, ए प्लस बी, लो जनाब ये हो गया आर कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस के लिए बी का माइनस बी बनाएंगे। माइनस बी कैसे बनेगा जनाब, आपने लेंथ वही रखना है और डायरेक्शन कर देना है रिवर्स। तो जनाब दूसरा वेक्टर क्या होगा, a माइनस बी, लो जनाब यानी a माइनस बी, इसे कह लीजिए r प्राइम, दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, यानी कि a माइनस बी। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये r इनका सम है और r प्राइम इनका डिफरेंस है। तो ये सम वाला वेक्टर और डिफरेंस वाला वेक्टर यानी कि r और r प्राइम ये आपस में क्या है, आर आल्सो परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं एंड ऑफ सेम लेंथ। अप्रूव ये करना है कि r और r प्राइम आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और लेंथ भी इनकी बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड भी बराबर है। चलें जी हम ऐसा करते हैं कि पहले तो इनको आपस में परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं। देखिए जी वेक्टर r के दो कंपोनेंट हैं a और b और दोनों कंपोनेंट लंबाइयों में बराबर हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करके आए हैं कि अगर एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड सेम होगी, एक वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, एक वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड अगर सेम होगी तब क्या होगा जनाब, तब ये एंगल बनेगा 45 का। अब वेक्टर r प्राइम है, इसके दो कंपोनेंट है a और माइनस बी, a की मैग्नीट्यूड और माइनस b की मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये दोनों कंपोनेंट सेम है और परपेंडिकुलर है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स की लेंथ भी बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल कितना होगा जनाब 45 का। तो अब आप देखें जनाब के a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो ब्लैक कलर से बने हैं इनके दरमियान एंगल कितना होगा बेटा जी 45 कितना हो गया जनाब आली ए, इसे कह लीजिए आपके एंगल ऑफ, चले ऐसे लिख लेते हैं खैर। तो जनाब आली 45 प्लस 45 कितना हो गया जी 90 हो गया। तो सम और डिफरेंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव हो गया। सम एंड डिफरेंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव हो गया है। चलो ठीक है जी, अब प्रूव करना है जनाब कि सम और डिफरेंस r और r प्राइम मैग्नीट्यूड में सेम है। तो r वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए, r वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कीजिए, r का मॉड इज इक्वल टू इसका x कंपोनेंट क्या है a, इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट जी। ठीक हो गया जनाब। और अब r प्राइम वेक्टर का मॉड मालूम कीजिए, तो इसका एक कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट a है, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है जी माइनस b है, इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। लो जनाब वाली दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या हो गई सेम हो गई। तो दो वेक्टर जिनकी लंबाइयां सेम है और आपस में परपेंडिकुलर है, इनका सम और इनका डिफरेंस आपस में परपेंडिकुलर भी हैं और लेंथ भी इनकी सेम है, यानी के बराबर है जनाब वाली। तो जनाब अब हम चलते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो जनाब आली 2.13 क्या कहता है जनाब आली, ये 13वां शॉर्ट क्वेश्चन। देखें जी, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड
दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनको हैव टू बी ओरिएंटेड, उनको इस तरह से रखना है, इस तरह से उनकी डायरेक्शन रखना है, ऐसे उनको अरेंज करना है, सिमत ऐसे रखना है, बनाना ऐसे है कि इफ दे वर टू बी कंबाइंड, कि अगर उनको कंबाइन करना पड़े, अगर उनकी समेशन लेना पड़े, अगर उनको जमा करना पड़े तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दो वेक्टर्स हैं जिनको इस तरह से अरेंज करें और शर्त क्या है, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनको इस तरह से अरेंज करें कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी उनकी मैग्नीट्यूड के बराबर हो। नाउ ये तीसरी एग्जांपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी मैं यहाँ पे करने लगा हूं। देखिए जी, दो वेक्टर्स हैं और तीसरा इनका रिजल्टेंट है, दो वेक्टर तीसरा रिजल्टेंट, हेड टू टेल रूल से जमा करके डिजाइन बनाएं तो रेक्टेंगल बनेगी, और दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल की तीनों साइडें बराबर होना चाहिए, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। ये देखिए, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, नाम रख लीजिए ए और बी, और तीसरा इनका रिजल्टेंट, कलरफुल सा कर लें। लो जी, शर्त बेटा जी क्या है कि ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, आर की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो जनाब ये दो हेड टू टेल जुड़े हैं और रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला है, ये रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी इनकी मैग्नीट्यूड के बराबर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। तो जनाब इन वेक्टर्स को कैसे अरेंज करें, वेक्टर ए और बी को, मतलब इनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर बने। तो जनाब कितना एंगल होना चाहिए इनके दरमियान, आइए देख लेते हैं जनाब। देखिए जी, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मुसावी और निज़ला ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए और तीनों एंगल कितने होने चाहिए, 60 के। तो क्या ए और बी के दरमियान एंगल 60 बन गया है जी? नहीं जी। क्यों जी? क्योंकि हम ये बात करके आए हैं कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में मालूम हो सकता है जबकि आप इनको कॉमन ओरिजिन पे लेके आए, मतलब इनकी टेल्स इकट्ठी होनी चाहिए, टेल्स इकट्ठी करनी है। तो ये तो एक का हेड है, दूसरे की टेल है, ये तो टेल इकट्ठी नहीं है। उसके लिए क्या करें, वेक्टर ए को उठा के चुप करके आराम से ऐसे हौली हौली यहाँ पे रखें। लो जनाब, ये वेक्टर ए आपने ड्रा कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ए और बी की टेल्स कॉमन है, कॉमन ओरिजिन पर है। तो जनाब ये मेरी उंगली के साथ साथ देखिए जी, ये वाला एंगल कितना बन गया, ये वाला एंगल 180 का। तो 180 में से ये 60 माइनस करेंगे, बाकी कितना बच गया जनाब, 120। वही थर्ड एग्जांपल वाला जवाब जी। तो अगर दो वेक्टर्स को 120 के एंगल पे ओरिएंट किया जाए, डायरेक्शन रखी जाए, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी इनकी मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। अगर दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और आपस में एंगल कितना है बेटा जी, 120 है, तब ऐसा हो जाएगा। तो जनाब चले जी, अब हम आगे 13वां शार्ट क्वेश्चन हो गया है मुअज़्ज़ज़ खातिनो हज़रात। तो जनाब आली अब 14वें शार्ट क्वेश्चन की बारी है। बस आज हमने थोड़े से ही करने हैं, बहुत कर लिए हैं। 14वां शार्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, दो वेक्टर हैं, इनको कंबाइन किया जाए। चलो मैं वेक्टर पहले ड्रा करता हूँ। एक की मैग्नीट्यूड है जनाब 60 न्यूटन। गौर से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। ये रूप बदल बदल के आता है, शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी, एमसीक्यूज के तौर पे भी, स्टेटमेंट में थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है, लेकिन सूरत हाल यही रहेगी, लॉजिक यही रहेगी। तो एक की मैग्नीट्यूड है बेटा जी 60 न्यूटन और दूसरे की मैग्नीट्यूड है जनाब कितनी, 35 न्यूटन। तो जनाब जवाब क्या है जनाब, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना है। तीन ऑप्शंस दी हुई हैं, तीनों में से हमने ढूंढना है कि रिजल्ट कैसा है जनाब, क्या जवाब है। देखें जनाब आली, ये दो वेक्टर आपके सामने हैं, अब देख लीजिए जरा गौर से। ये टेल है और जो मार्कर की कैप है ये हेड है, ये टेल है और ये हेड है। दो वेक्टर देखें एक दूसरे के साथ अरेंज किए जा रहे हैं, ए हेड टू टेल, एक का हेड दूसरे की टेल, एक का हेड दूसरे की टेल। अब देखें जी, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, रिजल्टेंट मालूम कीजिए।
रिजल्टेंट कितना होगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट कितना होगा, फर्क कीजिए, ये है जनाब 60 न्यूटन, ये है 35 न्यूटन। तो रिजल्ट कितना होगा, ये लंबाई 95 न्यूटन। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, गौर से सुन लीजिए, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनका मैथमेटिकल सम, यानी कि उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जमा करके, उनकी मैग्नीट्यूड जमा करके उनका मैथमेटिकल सम और वेक्टर सम एक ही है। जितना यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जमा करके, कैलकुलेटर से जवाब निकाल के, सादा तरीके से जमा करके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकल आएगी और ये मैक्सिमम होगी। देख ले, मैं मुजाहरा करके दिखाता हूं आपको। अब अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और इनके मैथमेटिकल सम के बराबर होगा। अब देखें, अब ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है तो अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक रिजल्टेंट होगा जी, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक। ये पहले आप देखें, पहले इतना सारा था, एक गेट से भी ज्यादा था, अब कितना हो गया जनाब, तकरीबन एक गेट हो गया। इसका मतलब है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कम हो गई। पहले पैरेलल थे दोनों वेक्टर तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम थी, अब दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल चेंज होता जा रहा है। ये पैरेलल सॉरी पैरेलल नहीं है तो क्या होगा जनाब, अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कम होने लग गई, ऐसे कर दी। अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पहले से भी कम हो गई, अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पहले से भी कम हो गई, अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पहले से भी कम हो गई, अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पहले से भी कम हो गई। कम होते 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 अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाएं तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक वेक्टर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम की जाएगी, दोनों का मैथमेटिकल डिफरेंस। देखिए जनाब, इस वेक्टर को उठा के ले जाइए, ए यहाँ पे, ये आ गया जनाब 35। ऐसा करते हैं जरा अपनी सूरत के लिए, हम 35 वाले को बना लेते हैं ऐसे रेड कलर से, लो जी। तो ये जनाब 35 वाला आ गया। मतलब ये कि जब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम है और इनके मैथमेटिकल सम के बराबर है। ये मैक्सिमम पॉसिबल आंसर है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को जमा करेंगे, इससे ज्यादा जवाब नहीं आ सकता। तो पहली ऑप्शन है इसमें जनाब 100 न्यूटन, तो जनाब इससे 95 न्यूटन से ज्यादा जवाब तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है 100 न्यूटन इज नॉट पॉसिबल, ये जवाब है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और जनाब मिनिमम जवाब कब आ सकता है, जबकि दोनों वेक्टर्स हों बिल्कुल एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि दूसरे वेक्टर को उल्टा के बनाइए, ए यहां से, इसके हेड से दूसरे की टेल शुरू करके ये बन गया जनाब, यहां तक बन गया। अब रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड तक, ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट कितना है, इतना माइनस इतना। जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तब रिजल्टेंट क्या होगा, इनका मैथमेटिकल डिफरेंस। ये मिनिमम जवाब है जब एंगल 180 है वेक्टर्स के दरमियान, यानी कि जब वेक्टर एंटी पैरेलल है तब रिजल्ट मिनिमम होगा। इसका मतलब है मिनिमम जवाब इन दो वेक्टर्स को ऐड करके मिनिमम जवाब है 25 न्यूटन। तो आखिरी ऑप्शन है जनाब 20 न्यूटन। 25 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 20 वाला जवाब भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि वो भी नहीं ठीक, तो 100 वाला भी नहीं ठीक, 95 से ज्यादा नहीं हो सकता, 25 वाला से कम नहीं हो सकता, 20 वाला भी नहीं ठीक। अगर 95 होता तो मान लेते, 25 होता मान लेते, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। तो 70 क्या है, 95 और 25 के दरमियान है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके 70 होगा जनाब, तो 70 न्यूटन कैन बी द पॉसिबल आंसर, ये ठीक है। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज भी आता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया तो यही आ जाएगा, एमसीक्यूज आ गया तो फिर उसका हो सकता है कि उसमें न्यूटन की बजाय मीटर हो या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज की हुई हो। लॉजिक यही है, ख्याल रखिएगा। 15वां जनाब आली, लो जी 15वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज फर्ज कीजिए
द साइड्स ऑफ अ पॉलीगोन, पॉलीगोन का मतलब क्या है, जिसकी साइडें 2 से ज्यादा हों। कितनी बड़ी साइडें हों, तो हम 4-5 वाला बना लेते हैं। फर्ज कीजिए कि एक पॉलीगोन है जिसकी साइडें रिप्रेजेंट करती हैं वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू टेल, वेक्टर्स अरेंज्ड हेड टू टेल, हेड टू टेल वेक्टर अरेंज किए हैं। वेक्टर का निशान डालना नहीं भूलना, ये जरा मेहरबानी करके ख्याल रखिएगा। सही है जी। तो जनाब अब क्या होगा जनाब, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, सम कितना है इनका, लो जी a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस c। आप 5 6 7 8 9 10 100 200 जितने मर्जी वेक्टर ले सकते हैं, कम से कम 3 तो लेना। ट्राइंगल तो बनाए ना, ट्राइंगल बनाए, रेक्टेंगल बनाए, या पेंटागन बनाए, हेक्सागोन बनाए। तो जनाब रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर जनाब 42। 15 हो गए हैं जनाब 42। आज के लिए जनाब इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ तक अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं जनाब अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।